दोस्तों, कहानी की शुरुआत कई सालों पहले जापान में होती है और हम देखते हैं तंजीरो नाम के एक लड़के को जो काफी परेशान है क्योंकि उसकी बहन जख्मी और बेहोश है। तंजीरो अपनी सिस्टर नेजुको को अपनी पीठ पे उठाकर ले जा रहा होता है और तंजीरो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये सब हुआ कैसे। फिर तंजीरो अपनी सिस्टर को कहता है कि नेजुको, मरना मत, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें बचाऊंगा। फिर हमें एक दिन पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां तंजीरो चारकोल बेचने के लिए जाने वाला होता है। तभी उसकी मॉम आती है और तंजीरो के चेहरे पर जो धूल लगी थी उसको कपड़े से साफ करती है। फिर तंजीरो की मॉम उसे कहती है कि इतनी बर्फ में तुम्हारा जाना खतरनाक भी हो सकता है। लेकिन तंजीरो कहता है कि वो चाहता है कि न्यू ईयर के दिन सब पेट भरकर खाना खाए। यह सुनकर तंजीरो की मॉम खुश हो जाती है और तंजीरो को थैंक्स बोलती है। फिर शिगेरू और हेनेको, जो कि तंजीरो के छोटे भाई बहन हैं, वो भी उसके साथ चलने की जिद करते हैं। तभी तंजीरो की मॉम उन दोनों को मना कर देती है और कहती है कि तुम तंजीरो जितना तेज नहीं चल सकते और आते वक्त वो तुम्हें उठाकर नहीं ला सकता। उसके बाद हेनेको दोबारा तंजीरो के साथ चलने को बोलती है और कहती है कि वो उसकी हेल्प करेगी। ये सुन के तंजीरो कहता है कि शुक्रिया, लेकिन आज तुम्हें घर पर रहना होगा। फिर तंजीरो शिगेरू से कहता है कि जब वो वापस आएगा तब उसके लिए गिफ्ट्स लेकर आएगा। ये सुन के शिगेरू खुश हो जाता है। फिर तंजीरो टेकियो, जो कि तंजीरो का एक और यंगर ब्रदर है, उसे कहता है कि जितनी लकड़ी हो सके काट लेना। टेकियो कहता है कि अगर साथ में लकड़ी काट सकते तो काम जल्दी हो जाता। ये सुन के तंजीरो उसके सर पर हाथ रखता है। फिर सभी लोग तंजीरो को खुशी खुशी अलविदा करते हैं। रास्ते में तंजीरो नेजुको से मिलता है, जो तंजीरो की यंगर सिस्टर है। नेजुको तंजीरो से कहती है कि उसने रोकुटा को सुला दिया है। अगर ये जगा हुआ होता तो तुम्हारे जाने से बहुत रोता। फिर नेजुको आगे कहती है कि डैड के गुजर जाने के बाद ये उन्हें बहुत मिस करता है। थोड़ी बात करने के बाद नेजुको तंजीरो को बाय बोलती है। फिर तंजीरो चलता हुआ कहता है कि हमारी लाइफ इजी नहीं है, लेकिन हम खुश हैं और जिंदगी मौसम की तरह अचानक से बदल भी सकती है। ये बदलती है और आगे बढ़ती है। ऐसा नहीं है कि हमेशा ही धूप रहेगी। उसके बाद तंजीरो गांव में पहुंचता है तो एक आंटी तंजीरो को देखते ही कहती है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम इतनी ठंड में यहां पर आओगे। फिर तंजीरो उन आंटी से पूछता है कि क्या आपके पास चारकोल है। उसके बाद हम देखते हैं कि एक आदमी दुकान से बाहर आता है और तंजीरो से कहता है कि मेरी हेल्प करो, मुझ पे ये प्लेट तोड़ने का आरोप है, इसको सूंघ के बताओ। तंजीरो सूंघता है और कहता है कि ये काम किसी बिल्ली का है। इससे हमें पता चलता है कि तंजीरो की सूंघने की शक्ति बहुत तेज है। उसके बाद एक ओल्ड मैन तंजीरो से हेल्प मांगता है सामान उठाने के लिए। तंजीरो असल में बहुत अच्छा लड़का है। देखते ही देखते रात हो जाती है और तंजीरो घर के लिए वापस जा रहा था। वो काफी लेट हो गया था, लेकिन तंजीरो इस बात से खुश था कि उसने सारे चारकोल बेच दिए। थोड़ी दूर जाकर रास्ते में एक ओल्ड मैन तंजीरो को रोक लेते हैं और कहते हैं कि मेरे घर में रुक जाओ, लेकिन तंजीरो मना कर देता है। लेकिन वो ओल्ड मैन गुस्से में बोलते हैं, बहस मत करो, रात के समय डीमंस हमला कर सकते हैं। अब चूंकि तंजीरो माउंटेन पर रहता है और रास्ता भी बहुत लंबा था और काफी अंधेरा भी हो चुका था, इसीलिए तंजीरो मान जाता है। तंजीरो डिनर करने के बाद ओल्ड मैन से पूछता है कि डीमन कैसे होते हैं। ये सुन के वो ओल्ड मैन कहता है कि डीमन अंधेरे में जमीन खोदकर हमला करते हैं, इसीलिए तुम्हें भी रात को घूमना नहीं चाहिए। आज यहीं सो जाओ और सुबह यहां से चले जाना। फिर तंजीरो पूछता है कि क्या डीमन आपके घर में भी आ सकते हैं। ओल्ड मैन कहता है कि हाँ। तंजीरो कहता है कि फिर वो सबको खा क्यों नहीं जाते। ये सुनकर वो ओल्ड मैन कहता है कि डीमन स्लेयर्स उन राक्षसों से हमारी रक्षा करते हैं। फिर जब वो ओल्ड मैन सो जाते हैं तो तंजीरो सोचता है कि इन ओल्ड मैन ने जब से अपनी फैमिली को खोया है तब से ये काफी अकेले हो गए हैं। उसके बाद तंजीरो को याद आता है कि उसकी दादी भी ऐसे ही डीमंस की कहानियां सुनाया करती थी, लेकिन तंजीरो को इन बातों पर ज्यादा यकीन नहीं था। अगली सुबह ओल्ड मैन को अलविदा कहने के बाद तंजीरो अपने घर के लिए निकल पड़ता है। तंजीरो चलते हुए अचानक रुक जाता है और हैरान हो जाता है क्योंकि उसको खून की स्मेल आती है। फिर तंजीरो घबराता हुआ घर की तरफ भागता है और वो देखता है कि घर के बाहर नेजुको और रुकुटा जख्मी होकर गिरे हुए हैं। ये देख के तंजीरो की आंखों से आंसू निकल आते हैं और वो नेजुको के पास जाता है और उससे पूछता है कि यहाँ क्या हुआ, लेकिन नेजुको कुछ नहीं कहती। इसके बाद तंजीरो घर के अंदर का मंजर देखता है। उसके पसीने छूट जाते हैं क्योंकि सामने उसकी मॉम और बाकी भाइयों और बहन की लाशें पड़ी हुई थी। सिर्फ नेजुको की बॉडी गर्म थी, जिसकी वजह से तंजीरो को पता चलता है कि नेजुको अभी जिंदा है। फिर तंजीरो बिना कोई देरी किए नेजुको को अपनी पीठ पर उठाकर भागता है ताकि कोई डॉक्टर उसका इलाज कर सके।
लेकिन आधे रास्ते में ही तंजीरो थकने लगता है और शहर का रास्ता सिर्फ आधा ही तय हुआ था। थोड़ी दूर जाने के बाद नेजुको होश में आ जाती है और तंजीरो को धक्का देती है, जिसकी वजह से तंजीरो और नेजुको ढलान से नीचे गिर जाते हैं। तंजीरो कहता है कि बर्फ की वजह से मैं बच गया। फिर तंजीरो उठता है और आसपास नेजुको को ढूंढने लगता है। तंजीरो देखता है कि नेजुको एक पेड़ के पास खड़ी है। वो पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? लेकिन नेजुको इसका कोई जवाब नहीं देती और तंजीरो पर ही हमला कर देती है। तंजीरो खुद को बचाता है, लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा था कि नेजुको ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। फिर तंजीरो नेजुको का फेस देखता है। नेजुको का फेस एक डीमन के जैसा हो गया था। तब धीरे धीरे नेजुको की ताकत बढ़ने लगती है और वो साइज में भी बड़ी हो रही थी। अब तंजीरो गिल्टी फील करता है और सोचता है कि अगर वो उस ओल्ड मैन के घर नहीं सोया होता तो वो अपनी फैमिली को बचा सकता था। और तंजीरो ये कहता है कि भले ही वो बाकी लोगों को नहीं बचा पाया, लेकिन कम से कम नेजुको को जरूर बचाएगा। तंजीरो को यकीन था कि नेजुको ने उसकी फैमिली को नहीं मारा है, क्योंकि उस घर के पास एक अनजान स्मेल आई थी जो कि जरूर किसी डीमन की होगी। फिर हम देखते हैं कि नेजुको के आंसू आ जाते हैं, यानी कि नेजुको में अभी भी ह्यूमन इमोशंस है। लेकिन अचानक से कोई नेजुको पर हमला कर देता है, पर नेजुको खुद को और तंजीरो को बचा लेती है। तंजीरो उससे पूछता है कि तुम कौन हो? फिर तंजीरो की नजर डिस्ट्रॉय डीमन स्वॉर्ड पर जाती है, जिसको देखकर तंजीरो समझ जाता है कि यह शख्स एक डीमन स्लेयर है और वो नेजुको को मारना चाहता है क्योंकि वो एक डीमन बन गई है। डीमन स्लेयर पूछता है कि तुम इसको बचा क्यों रहे हो? तंजीरो कहता है कि मेरी छोटी बहन है। डीमन स्लेयर को समझ नहीं आता और वो कहता है कि इसको तुम अपनी बहन बोलते हो? फिर जैसे ही डीमन स्लेयर भाग के इनकी तरफ आता है, तंजीरो नीचे बैठ जाता है और देखता है कि नेजुको उस डीमन स्लेयर के पास है। ये देखकर तंजीरो घबरा जाता है। फिर डीमन स्लेयर कहता है कि मैं तुम्हारी बहन को मारने वाला हूं। लेकिन तंजीरो डीमन स्लेयर को समझाते हुए कहता है कि नेजुको ने किसी को नहीं मारा, उसकी फैमिली पर डीमन का हमला हुआ था और नेजुको ऐसे कैसे हो गई मुझे बिल्कुल नहीं पता। डीमन स्लेयर कहता है कि इसके घाव में डीमन का खून मिल गया है, इसीलिए ये भी एक डीमन बन चुकी है और इसी तरह डीमन बढ़ते हैं। तंजीरो कहता है कि नेजुको किसी इंसान को नहीं खा सकती। डीमन स्लेयर कहता है कि तुम मजाक कर रहे हो, अभी ये तुम्हें खाने वाली थी। तंजीरो कहता है कि तुम गलत हो, वो अभी भी मुझे जानती है और मैं उसको किसी को चोट पहुंचाने नहीं दूंगा। मैं वापस नेजुको को पहले जैसा कर दूंगा। डीमन स्लेयर कहता है कि एक बार कोई डीमन बन गया तो वो वापस इंसान नहीं बन सकता। तंजीरो कहता है कि मैं इलाज ढूंढ लूंगा और जिसने मेरी फैमिली पर को मारा है, मैं उसका शिकार करके सब ठीक कर दूंगा। डीमन स्लेयर अपनी तलवार उठाता है तो तंजीरो डर जाता है, क्योंकि अब नेजुको ही उसकी इकलौती फैमिली है और अब वो उसे भी खोना नहीं चाहता। इसीलिए तंजीरो रोता हुआ डीमन स्लेयर के आगे रहम की भीख मांगता है और नेजुको को छोड़ने का बोलता है। ये सुनकर डीमन स्लेयर गुस्से में कहता है कि अगर भीख में इतनी ताकत होती तो आज तुम्हारी फैमिली जिंदा होती। कमजोर लोगों की किस्मत में होता है ताकतवरों के हाथों मरना। अगर तुम अपनी बहन को बचाना चाहते थे तो क्यों तुमने अपनी कुल्हाड़ी से मुझ पर हमला नहीं किया? क्यों मुझे पीठ दिखाई? इसी वजह से आज तुम्हारी बहन पकड़ी गई। लेकिन ये सब बातें डीमन स्लेयर तंजीरो को नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि उसको इसीलिए कहता है ताकि तंजीरो स्ट्रांग बने। और डीमन स्लेयर अंदर से दुखी था क्योंकि वो तंजीरो की फैमिली को नहीं बचा पाया। और तंजीरो अभी कितना दुखी है ये डीमन स्लेयर समझ पा रहा था। पर जैसे ही डीमन स्लेयर नेजुको को मारने वाला होता है, तंजीरो डीमन स्लेयर पर पत्थर से हमला करता है और जब बर्फीली हवा चलती है तो तंजीरो चुपके से डीमन स्लेयर पर पत्थर फेंकता है, लेकिन वो उससे बच जाता है और डीमन स्लेयर तंजीरो के सिर पर मारकर उसको बेहोश कर देता है। फिर डीमन स्लेयर सोचता है कि उसकी कुल्हाड़ी कहाँ गई और अचानक ही वो कुल्हाड़ी ऊपर से उसकी तरफ आती है, लेकिन वो इस हमले से भी बच जाता है। डीमन स्लेयर समझ जाता है कि उस पर पत्थर फेंकना बस एक नाटक था। इसके बाद नेजुको अपने भाई को बेहोश देख गुस्सा हो जाती है और खुद को डीमन स्लेयर से बचाकर अपने भाई के पास जाती है। ये देख डीमन स्लेयर डर जाता है। उसको डर था कि नेजुको तंजीरो को खा जाएगी, लेकिन नेजुको ऐसा नहीं करती और अपने भाई को बचाने के लिए वो डीमन स्लेयर से लड़ने लगती है। ये देखकर डीमन स्लेयर हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने आज से पहले ऐसा कुछ नहीं देखा था। डीमन स्लेयर सोचता है कि उसने सुना था कि डीमन भूख लगने पर अपने घरवालों को भी खा जाते हैं। ये मैं काफी बार देख चुका हूं और इस मोमेंट में तो इसको भूखा होना चाहिए था और उस बच्चे को खा जाना चाहिए था, लेकिन वो उसको बचा रही है। फिर डीमन स्लेयर एक हमले से ही नेजुको को भी बेहोश कर देता है। आगे हम देखते हैं कि तंजीरो के आसपास उसके भाई बहन और मॉम थी। तंजीरो की मॉम कहती है कि हमें माफ करना, हमने तुम्हें पीछे छोड़ दिया और नेजुको का ध्यान रखना।
फिर तंजीरो को जब होश आता है तो वो देखता है कि नेजुको बेहोश पड़ी है। नेजुको को जिंदा देख तंजीरो की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये देखकर डीमन स्लेयर कहता है कि तो तुम उठ गए। एक आदमी से मिलो जिसका नाम सकौनजी उरुकोदाकी है, जो माउंट सगरी के बीच रहता है। उनसे मिलो और कहना कि गियू टोमियोका ने तुम्हें भेजा है और तुम्हारी बहन अभी तो ठीक है, लेकिन इसको धूप में लेकर मत जाना। ये बोलकर डीमन स्लेयर वहां से चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि नेजुको और तंजीरो अपनी फैमिली की कब्र के पास बैठे होते हैं। तंजीरो उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रेयर करता है। डीमन पावर की वजह से नेजुको के सारे घाव भर गए थे और थोड़ी देर बाद तंजीरो नेजुको का हाथ पकड़कर माउंट सगिरी की तरफ चल पड़ता है। चलते चलते तानजीरो एक विलेज में जाता है। तानजीरो को बास्केट बनाने के लिए कुछ बैम्बू की जरूरत थी, इसीलिए वो एक फार्मर के पास जाता है और उनकी पुरानी बास्केट और बैम्बू के लिए पूछता है। फार्मर कहता है, तुम उसे ले जा सकते हो, वैसे भी वो मेरे किसी काम की नहीं है। अब तानजीरो इस सामान के लिए फार्मर को पैसे देने की जिद करता है। फार्मर उसे बहुत मना करता है, लेकिन फिर भी तानजीरो उस फार्मर के हाथ में पैसे पकड़ाकर चल देता है। फिर हम देखते हैं कि तानजीरो एक गुफा में आवाज मार के नेजुको को बुलाता है, लेकिन नेजुको डर के मारे जमीन में होल करके उसमें बैठी हुई थी। तानजीरो देखता है कि नेजुको काफी डरी हुई है और वो धूप में बिल्कुल भी नहीं आना चाहती, क्योंकि जैसे ही किसी डीमन पर सूरज की रोशनी पड़ती है वो मारा जाता है। पर तानजीरो उस बास्केट को रिपेयर करता है। तानजीरो चाहता था कि नेजुको इस बास्केट के अंदर बैठ जाए ताकि वो उसे कंधे पर उठाकर दिन में भी अपना सफर जारी रख सके। तानजीरो नेजुको से पूछता है कि क्या तुम इस बास्केट में आ सकती हो, लेकिन ऐसा लगता है कि नेजुको कुछ समझ नहीं पा रही थी। और फिर नेजुको जब उस बास्केट में जाती है तो बास्केट छोटी पड़ जाती है। फिर तानजीरो कहता है कि नेजुको, तुम्हें याद है जैसे तुम पिछली रात को बड़ी हो गई थी, क्या तुम इसका ऑपोजिट करके छोटी हो सकती हो? और ये तरीका काम भी कर जाता है और नेजुको अपने शरीर को छोटा करके बास्केट में फिट हो जाती है। इसके बाद तानजीरो उस बास्केट को उठाकर चलने लगता है। आगे रास्ते में तानजीरो को एक औरत दिखाई देती है जो तानजीरो को माउंट सगिरी तक जाने का रास्ता बताती है, और ये भी कि उन्हें रात में सफर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस इलाके में पहले ही कई लोग लापता हो चुके हैं। ये सुन के तानजीरो कहता है कि मैं अपना ख्याल रख लूंगा, आपका शुक्रिया। कुछ देर बाद रात हो जाती है और जंगल में चलते चलते नेजुको और तानजीरो को एक टेम्पल दिखता है जहां पर लाइट जल रही होती है। फिर तानजीरो उस टेम्पल में जाने का फैसला लेता है, लेकिन तभी तानजीरो को खून की स्मेल आती है। वो घबरा जाता है और नेजुको का हाथ पकड़ के टेम्पल की तरफ भागता है और डोर खोल के पूछता है कि क्या आप सब ठीक हो? लेकिन अंदर का नजारा देख के तानजीरो डर जाता है, क्योंकि वहां के लोगों पे डीमन ने अटैक कर दिया था और उन्हें मार दिया था, और अब वो उनका मांस खा रहा था। तभी उसकी नजर तानजीरो और नेजुको पे जाती है। वो डीमन उनको वार्निंग देता है कि ये उसका इलाका है और उसके इलाके में आने वाले को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और इतना सारा ब्लड देख के नेजुको की भी लार टपकने लगती है। फिर वो डीमन को जैसे ही पता चलता है कि तानजीरो एक इंसान है, वो उस पर हमला करने आता है, लेकिन तानजीरो अपनी कुल्हाड़ी से उस डीमन के गले को ही काट देता है। ये देख के डीमन कहता है कि कुल्हाड़ी का हमला बुरा नहीं था, लेकिन इस तरह की खरोंचें जल्द ही ठीक हो जाएंगी। ये बोलते ही उसका जख्म पूरी तरह ठीक हो जाता है। फिर वो डीमन तानजीरो की नजरों के सामने से गायब हो जाता है और अचानक से उसको गिरा देता है, और फिर तानजीरो का गला दबा देता है, जिससे तानजीरो का दम घुटने लगता है। फिर डीमन कहता है कि मैं तुम्हारी गर्दन तोड़ दूंगा। जैसे ही लगता है कि वो डीमन तानजीरो की जान ले लेगा, तभी नेजुको भागती हुई यहां आती है और उछल के ऐसी लात मारती है कि उस डीमन की गर्दन दूर जाकर गिरती है। बिना सिर का डीमन देख के तानजीरो और भी डर जाता है, लेकिन वो डीमन अभी भी मरा नहीं था। तभी नेजुको एक लात मारती है और उस डीमन की सर कटी बॉडी भी पेड़ से टकरा जाती है। इसके बाद डीमन कहता है कि तुम दोनों में से एक डीमन है। मुझे शुरू में ही अजीब सा महसूस हुआ था। वो नेजुको से पूछता है कि वो डीमन होकर इंसान के साथ क्या कर रही है। फिर डीमन अपनी बॉडी से नेजुको पर हमला करता है और डीमन नेजुको को पीटने लगता है। यह देख के तानजीरो कुल्हाड़ी उठा के उस डीमन को रोकने के लिए जाता है, लेकिन डीमन का सर, जिसमें अब 2 हाथ निकले हुए हैं, वो तानजीरो पर हमला करता है। तानजीरो परेशान हो जाता है कि अब वो क्या करे। फिर तानजीरो गुस्से में उस डीमन के सर पे अपने सर से टक्कर मारता है, और तानजीरो के हमले का असर भी हो रहा था। फिर तानजीरो अपने सर से एक और हमला करने के बाद कुल्हाड़ी पेड़ पर फेंक देता है, जिसमें डीमन का सर और हाथ फंस जाते हैं। उसके बाद तानजीरो नेजुको को बचाने के लिए जाता है। ढूंढते ढूंढते नेजुको मिल जाती है। फिर तानजीरो देखता है कि उस डीमन ने नेजुको की हालत खराब कर दी है। ये देख के तानजीरो को गुस्सा आ जाता है और वो उस डीमन को धक्का देता है,
लेकिन अनजाने में वो खुद भी एक ऊंची पहाड़ी से नीचे गिरने लगता है। लेकिन नेजुको जल्दी से तांजीरो का हाथ पकड़ लेती है और डीमन की बॉडी नीचे गिरने के बाद उस डीमन का सर बेहोश हो जाता है। अब तांजीरो उस डीमन के पास जाकर खंजर निकालता है और सोचता है कि इस डीमन की स्मेल अलग है। ये वो डीमन नहीं था जिसने मेरे घर वालों को मारा, लेकिन इस डीमन को मारना होगा। अगर नहीं मारा तो ये और भी मासूम लोगों का ऐसे ही शिकार करेगा। तांजीरो खंजर उठाता है और हिम्मत जुटाता है, लेकिन वो उस डीमन को नहीं मार पा रहा था। तभी एक शख्स वहां आता है जो अपने चेहरे पर एक लाल कलर का मास्क पहने हुए था। वो तांजीरो से कहता है कि इस हथियार से तुम इस डीमन को मार नहीं पाओगे, और वो एक बड़े से पत्थर की ओर इशारा करता है। ये सुन के तांजीरो समझ जाता है कि उसे पत्थर से मारकर उस डीमन का सर कुचलना होगा। लेकिन फिर से वही होता है जो पहले हुआ, यानी कि तांजीरो हिम्मत नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसने आज तक किसी को भी नहीं मारा था। और वो शख्स तांजीरो से डिसअपॉइंट हो जाता है और सोचने लगता है कि ये लड़का दयालु है, आखिर डीमन के सामने होकर भी ये ऐसा क्यों है। तभी हम देखते हैं कि डीमन जाग जाता है और सोचने लगता है कि क्या मेरा शरीर मर गया है। उसके बाद वो तांजीरो को अपने सामने खड़ा देख गुस्सा हो जाता है और उस पर भड़कने लगता है और तांजीरो को मारने की धमकी देता है। लेकिन कुछ देर में सुबह हो जाती है और सूरज निकलने लगता है, और धूप की किरण पड़ते ही वो डीमन जल के राख हो जाता है। फिर तांजीरो नेजुको को ढूंढने लगता है, क्योंकि वो आसपास नहीं थी। वो भागता हुआ टेंपल में जाता है तो वो देखता है कि नेजुको पहले ही बास्केट के अंदर बैठ गई थी। इसके बाद तांजीरो देखता है कि उस मास्क वाले शख्स ने उन मरे हुए लोगों को दफना दिया था। इसके बाद ये शख्स अपना नाम बताता है। उसका नाम है सकॉनजी उरुकोटाकी। ये वही शख्स है जिसको तांजीरो ढूंढ रहा था। आगे सकॉनजी कहता है कि घियू टोमियोका ने तुम्हें यहां भेजा है। तांजीरो हाँ कहता है और उसे अपना और नेजुको का नाम बताता है। तांजीरो और कुछ कहने वाला था, तभी सकॉनजी बोलता है कि तांजीरो, तुम क्या करोगे जब तुम्हारी बहन इंसानों को खाना शुरू कर देगी। तांजीरो ये सुन के चौंक जाता है और सोच में पड़ जाता है कि अब क्या जवाब दिया जाए। तभी सकॉनजी तांजीरो को एक जोरदार थप्पड़ मारता है और बोलता है कि तुम मेरी बात का जवाब इसीलिए नहीं दे पाए क्योंकि तुम्हारी फैसला लेने की शक्ति स्लो है, इसीलिए तुम सुबह होने तक एक भी मन को नहीं मार पाए। तांजीरो उसकी बात काफी ध्यान से सुनता है। फिर सकॉनजी कहता है कि जब तुम्हारी बहन इंसानों को खाना शुरू करेगी तो तुम दो काम कर सकते हो। पहला कि अपनी बहन को मार दो, या दूसरा काम अपना पेट काटकर मर जाओ, क्योंकि अपनी डीमन में बदली हुई बहन को साथ लेकर घूमने का यही मतलब है। लेकिन तांजीरो सकॉनजी से वादा करता है कि नेजुको की वजह से कभी किसी मासूम की जान नहीं जाएगी। इसके बाद सकॉनजी कहता है कि अब मैं तुम्हारा टेस्ट लूंगा और यह देखूंगा कि तुम डीमन स्लेयर बनने लायक हो या नहीं। फिर सकॉनजी कहता है कि अपनी सिस्टर को पीठ पर उठाओ और मेरे पीछे आओ। इसके बाद सकॉनजी तेजी से यहां से भागने लगता है और तांजीरो उसका पीछा करता है और उसकी सांस फूलने लगती है। तांजीरो सोचता है कि ये इतने बूढ़े होकर भी कितने फास्ट हैं। साथ ही तांजीरो सकॉनजी के कदमों की आवाज भी नहीं सुन पा रहा। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां नेजुको अपना किमोनो ड्रेस सील रही होती है। तांजीरो कहता है कि अब तुम्हारे लिए एक नया किमोनो खरीद लेना चाहिए, लेकिन नेजुको मना कर देती है और कहती है कि ये किमोनो मेरा फेवरेट है और ड्रेस लेने से अच्छा है कि अपने भाई बहनों को पेट भर के खाना खिलाना चाहिए। फिर तांजीरो नेजुको से प्रॉमिस करता है कि वो उसको वापस इंसान बना देगा और उसके लिए नया किमोनो भी खरीद के देगा। कुछ देर तक भागने के बाद वो टेंपल में आकर रुकते हैं। फिर तांजीरो सकॉनजी से थकी हुई हालत में पूछता है कि मैंने टेस्ट पास कर लिया ना। फिर तांजीरो अपनी बहन को सुलाता है। इसके बाद दोनों एक बहुत ऊंचे माउंट पर चढ़ते हैं, जिस पर चढ़ने में ही तांजीरो की हालत खराब हो गई थी। सकॉनजी तांजीरो से कहता है कि उसे अकेले पहाड़ के नीचे वाले घर तक वापस आना है। अगर उसने ये सुबह होने से पहले कर लिया तो वो ये टेस्ट पास कर लेगा। ये बोलकर सकॉनजी बर्फीली हवा में गायब हो जाता है। तांजीरो खुश हो जाता है और सोचता है कि मेरी सूंघने की शक्ति अच्छी है और मैंने सकॉनजी की स्मेल को भी याद कर लिया था, तो आराम से घर पहुंच सकता हूं। फिर तांजीरो जब आगे बढ़ता है तो वो एक रस्सी पर पैर रख देता है और तभी तांजीरो के मुंह पर कुछ पत्थर आकर लगते हैं, जिसकी वजह से वो हिल जाता है और सीधा एक गड्ढे में जा गिरता है। तांजीरो समझ जाता है कि यहाँ आसपास हर जगह जाल बिछे हुए हैं और इनसे बचकर नीचे तक जाना ही असली टेस्ट है। गड्ढे से बाहर निकलकर वो एक और रस्सी पर कदम रख देता है और तभी उसके पीछे एक बड़ी लकड़ी उसकी ओर आती है, जिसकी वजह से तांजीरो आगे जाकर गिरता है। तांजीरो इतने हमलों से परेशान हो जाता है और सोचता है कि अगर ऐसा चलता रहा तो मैं सुबह तक यहां से निकल नहीं पाऊंगा और इस ऊंचे पहाड़ में हवा भी बहुत पतली है।
जिसकी वजह से तानजीरो ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा था। अब थोड़ी दूर जाने के बाद तानजीरो सोचता है कि मुझे अपनी सांसों को काबू में लाना होगा और हर जाल को सूंघना होगा। तभी तानजीरो रुकता है, आंखें बंद करके गहरी सांस लेता है और आसपास बिछे जालों को सूंघने की कोशिश करता है और फिर ध्यान लगाकर भागना शुरू कर देता है और उन जालों से किसी तरह खुद को बचाकर रखता है। तानजीरो खुश हो जाता है कि इंसान के बिछाए गए जाल में उनकी अलग स्मेल होती है। फिर दूसरी ओर सकौंजी घर में बैठकर खिड़की की तरफ देखता है। फिर तानजीरो उसके बिछाए जालों को पार करके आखिरकार घर तक पहुंच जाता है, लेकिन उसकी हालत खराब हो गई थी। फिर हमें एक फ्लैशबैक देखने को मिलता है जिसमें गय्यू ने सकौंजी को एक लेटर भेजा था, जिसमें लिखा था कि मैं आपके पास एक लड़के को भेज रहा हूं जो डीमन स्लेयर बनना चाहता है। उसकी बहन एक डीमन में बदल गई है, लेकिन यह पक्का है कि वो लड़की किसी इंसान पर हमला नहीं करेगी। इन दोनों में कुछ अलग बात है और इस लड़के में आपकी तरह सूंघने की कमाल की शक्ति है। शायद ये कोई रास्ते ढूंढ ले और आपका उत्तराधिकारी बन सके। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इसे ट्रेन करें। आपका प्यारा गियो। ये पढ़कर सकौंजी तानजीरो को ढूंढने के लिए निकलते हैं और आगे क्या हुआ ये हमें पता ही है। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है और तानजीरो को देखकर सकौंजी कहते हैं कि मैं तुम्हें अपना स्टूडेंट बनाने के लिए तैयार हूं। तानजीरो अपनी ट्रेनिंग के बारे में एक जर्नल लिख रहा है ताकि नेजुको बाद में उसे पढ़ सके, जो कि कुछ दिनों से गहरी नींद में सो रही है। फिर साकोंजी तानजीरो को ट्रेनिंग के लिए लेकर जाता है और उसे एक्सप्लेन करता है कि डीमन स्लेयर कॉर्प्स एंशिएंट टाइम से वजूद में है, लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट ने नहीं बनाई और डीमन स्लेयर को लीड कौन कर रहा है ये भी कोई नहीं जानता। डीमंस इंसानों को खाते हैं, पर वो कहां से और कब आएंगे ये किसी को नहीं पता। इन डीमंस के पास अलग अलग तरह की पावर्स होती हैं और इन डीमंस की बॉडी डिस्ट्रॉय भी कर दो तो भी वो रीजनरेट कर सकते हैं, जबकि किसी डीमन स्लेयर के पास ऐसी हीलिंग एबिलिटी नहीं होती है। फिर भी वो अपनी जान पर खेलकर इंसानियत की रक्षा करते हैं। इसके बाद साकोंजी तानजीरो से कहता है कि वो एक डीमन स्लेयर ट्रेनर है। उसके और भी कई सारे ट्रेनर्स हैं जो अपने अपने तरीकों से अपने स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देते हैं और डीमन स्लेयर बनने के लिए तुम्हें एक फाइनल सिलेक्शन टेस्ट देना होगा, जो कि माउंट फुजी के सैन्य पर होगा, और तुम वो टेस्ट देने जाओगे भी या नहीं ये मैं तय करूंगा। इसके बाद तानजीरो जी तोड़ मेहनत करने लगता है। तानजीरो जिन ट्रैप्स में पूरी तरह फंसे जा रहा था, अब धीरे धीरे वो उन ट्रैप्स को समझने लगा और उसके सूंघने की शक्ति और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गई है। लेकिन तानजीरो जितना स्ट्रांग होते जा रहा है, ट्रैप्स भी उतने ही मुश्किल होते जा रहे हैं। कुछ ट्रैप्स तो इतने खतरनाक होते हैं कि अगर तानजीरो से जरा सी भी गलती हुई तो उसकी जान भी जा सकती है। और तानजीरो हर रात नेजुको के लिए जर्नल्स लिखता है और उसको अपनी ट्रेनिंग के बारे में बताता है कि उसने आज क्या किया। कुछ दिनों के बाद तानजीरो की सोर्ड ट्रेनिंग शुरू हो जाती है और तानजीरो तलवार हाथ में लेकर भागता है, लेकिन तलवार को हाथ में लेकर भागने से उसकी स्पीड कम हो जाती है और वो ट्रैप्स में फंस जाता है। फिर साकोंजी तानजीरो को तलवार चलाने की ट्रेनिंग देना शुरू करता है। हर रोज तानजीरो पहाड़ से नीचे उतरने के बाद तलवार को तब तक चलाता है जब तक तलवार उसके हाथ से गिर ना जाए। फिर साकोंजी तानजीरो को बताता है कि धार वाली साइड से ही तलवार चलानी चाहिए, वरना वो आसानी से टूट सकती है। तलवार की नॉलेज देने के बाद साकोंजी तानजीरो को कहता है कि अगर इस तलवार को कुछ हुआ तो मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा। अगले दिन तानजीरो को टास्क मिलता है साकोंजी पर हमला करने का, जबकि साकोंजी के हाथ में कोई भी वेपन तक नहीं था। फिर भी तानजीरो उसे छू भी नहीं पा रहा था। ट्रेनिंग से वापस आकर तानजीरो देखता है कि नेजुको अभी तक सो रही है, जिसकी वजह से तानजीरो थोड़ा निराश नजर आता है। इसके बाद साकोंजी तानजीरो को टोटल कंसंट्रेशन ब्रीदिंग टेक्निक सिखाता है और यह भी कि वो तानजीरो को सभी 10 तरह की वाटर ब्रीदिंग टेक्निक्स भी सिखाएगा। साकोंजी तानजीरो को गहरी सांस लेने को बोलता है ताकि ऑक्सीजन उसके पूरे शरीर के हर सेल में जा सके। तानजीरो गहरी सांस लेता है तो साकोंजी उसे एक थप्पड़ मार देता है, क्योंकि वो ठीक तरह से सांस नहीं ले रहा था। उसके बाद साकोंजी तानजीरो को पानी से एक होने के लिए कहता है और तानजीरो को लात मारकर झरने में गिरा देता है। ऐसे ही 6 महीने बीत जाते हैं और नेजुको अभी तक गहरी नींद में सोई हुई थी। नेजुको का चेकअप कराने के लिए साकोंजी एक डॉक्टर को भी बुलाता है, लेकिन डॉक्टर को भी कुछ समझ नहीं आता। तानजीरो को इस बात का डर था कि कभी ऐसा ना हो कि वो एक सुबह उठे और नेजुको मरी हुई मिले। कुछ और महीनों तक ट्रेनिंग करने के बाद हम देखते हैं कि तानजीरो ट्रैप से बचना और तलवार चलाना भी अच्छे से सीख गया है। साकोंजी से ट्रेनिंग करते हुए तानजीरो को अब 1 साल हो गया था, तो साकोंजी तानजीरो से कहता है कि अब तुम्हें सिखाने को कुछ नहीं है, ये और अब आगे सब कुछ तुम्हें खुद ही करना है। इसके बाद साकोंजी तानजीरो को एक जंगल में ले जाता है जहां एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ था। साकोंजी कहता है कि अगर तुम इसको अपनी तलवार से 2 टुकड़ों में काट पाए
तभी मैं तुम्हें उस फाइनल टेस्ट में जाने दूंगा। ये सुनकर तांजीरो सोच में पड़ जाता है कि क्या इतने बड़े पत्थर को काटा भी जा सकता है। लेकिन फिर सकूंजी वहां से जाने लगता है। उसके बाद तांजीरो हिम्मत जुटाता है और तलवार का एक जोरदार वार उस बड़े से पत्थर पर करता है। पत्थर को तो कुछ नहीं होता, लेकिन तांजीरो उस हमले के कंपन से जरूर हिल जाता है। फिर हम देखते हैं कि साकोंजी ने तांजीरो को एक साल में जो जो चीजें सिखाई, तांजीरो हर दिन उसकी प्रैक्टिस करता है। तांजीरो दोबारा जाता है और उस बड़े से पत्थर को काटने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी उससे ये टास्क पूरा नहीं होता। इस वजह से तांजीरो निराश हो जाता है और सोचते रहता है, जिसमें 6 महीने और बीत जाते हैं। तांजीरो और कड़ी ट्रेनिंग करने लगता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो उस बड़े से पत्थर को काटने में फेल हो जाता है। अब तांजीरो डीमोटिवेट फील करने लगता है और कहता है कि मैं लगभग हार मान चुका हूं और अंदर से टूट चुका हूं। फिर तांजीरो उस बड़े से पत्थर पर अपना सिर मारने लगता है और तभी उसे एक शख्स की आवाज सुनाई देती है जो तांजीरो से कहता है कि रोने से कुछ नहीं होगा। तांजीरो देखता है कि जिस बड़े से पत्थर को वो काटने की कोशिश कर रहा था, उस पर एक आदमी बैठा है जिसने अपने चेहरे पर एक फॉक्स मास्क भी पहना हुआ था। तांजीरो उस शख्स को देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि तांजीरो को उसकी स्मेल नहीं आ रही थी और इस शख्स का नाम साबितो है। फिर साबितो उस बड़े से पत्थर से जंप करके तांजीरो को लात मारता है और तांजीरो को दूर धकेल देता है। फिर वो तांजीरो को धीमा, कमजोर और नासमझ कहता है और आगे बोलता है कि ऐसे मर्द नहीं बना जाता। फिर तांजीरो बताता है कि मैं यहां ट्रेनिंग कर रहा हूं, मेरे पास असली तलवार है और तुम्हारे पास लकड़ी की तलवार है। यह सुनकर वो शख्स जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, मेरी फिक्र करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, पर क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे चोट पहुंचा सकते हो? फिर वो शख्स तांजीरो से सोट फाइट करने लगता है और कहता है कि मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूं और मैं अपना ये बोल्डर पहले ही काट चुका हूं। धीरे धीरे उस शख्स के हमले इतने तेज होने लगते हैं कि तांजीरो का उस शख्स से लड़ना मुश्किल हो जाता है। फिर वो शख्स एक हमला करता है और तांजीरो गिर जाता है। आगे वो शख्स कहता है कि तुमने अभी तक कुछ नहीं देखा और तुम एक भी चीज में माहिर नहीं बने, खासकर कि ब्रीदिंग टेक्निक जो मिस्टर सातोजी ने तुम्हें सिखाई थी। तांजीरो हैरान हो जाता है और सोचता है कि ये शख्स सातोजी को कैसे जानता है। फिर वो शख्स कहता है कि तुमने ट्रेनिंग को बस याद किया है, तुम्हारे शरीर को यह नहीं पता कि उसको क्या करना चाहिए। तुमने आखिर 1 साल और 6 महीने तक क्या किया है? तांजीरो उस शख्स से कहता है कि मैं पूरी मेहनत से कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मैं आगे तक नहीं जा सकता। ये सुन साबितो कहता है कि तुम्हें आगे बढ़ते रहना होगा, उसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। दिखाओ मुझे तुम क्या कर सकते हो। यह सुनकर तांजीरो पूरा जोर लगा के तलवार का एक हमला करने वाला था, लेकिन साबितो ने अपने एक वार से तांजीरो को नीचे गिरा दिया, जिसकी वजह से तांजीरो बेहोश हो गया। फिर वहां एक लड़की आती है और वो शख्स उस लड़की से कहता है, अब मैं ये तुम पर छोड़ता हूं। वो लड़की हाँ में सिर हिलाती है। कुछ देर बाद रात हो जाती है और तांजीरो को होश आ जाता है। फिर वो लड़की तांजीरो से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो? तांजीरो उस लड़की से कहता है कि क्या तुमने वो हमला देखा? वो कितना शानदार था। क्या मैं भी कभी उस लड़के जितना पावरफुल बन सकता हूं? वो लड़की कहती है कि अब मैं तुम पर नजर रखूंगी तो तुम भी ये कर सकते हो। फिर वो लड़की स्माइल करती है। उस लड़की को देखकर तांजीरो मन में कहता है कि ये कितनी क्यूट है। फिर उसे पता चलता है कि इस लड़की का नाम मकोमो है और जिसने फॉक्स वाला मास्क लगाया था उस शख्स का नाम साबितो है। मकोमो तांजीरो को उसकी गलतियां बताती है, जो कि वो अब तक करते आ रहा था। तांजीरो ये जानना चाहता था कि मकोमो आखिर कहां से आई है और वो तांजीरो की हेल्प क्यों कर रही है, लेकिन मकोमो अपने बारे में तांजीरो को कुछ नहीं बताती। आगे हमें पता चलता है कि मकोमो और साबितो भाई बहन नहीं है, लेकिन इन दोनों के अनाथ हो जाने के बाद सातोजी ने ही इनको पाला था। फिर वो लड़की कहती है कि हमारे अलावा और भी कई बच्चे हैं जो तुम्हें देखते हैं। तांजीरो फिर मन में सोचता है कि मकोमो एक अजीब लड़की है। इसके बाद मकोमो तांजीरो को टोटल कंसंट्रेटिंग ब्रीदिंग टेक्निक के बारे में बताती है, जिससे इंसान के दिल की धड़कन और ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेज हो जाता है और उसका शरीर जल्दी से रिएक्ट कर पाता है। इस टेक्निक से कोई भी इंसान डीमन जितनी ताकत से अटैक कर सकता है। सबसे जरूरी फेफड़े होते हैं, जिनकी कैपेसिटी बढ़ाने से शरीर की ताकत बढ़ती है। तांजीरो को इन सब बातों में बिल्कुल यकीन नहीं होता। फिर भी वो पूछता है कि वो कैसे इतना पावरफुल बन सकता है। मकोमो कहती है कि मरने जैसी हालत तक ट्रेनिंग करो। फिर तांजीरो कई महीने तक कड़ी ट्रेनिंग करता है, जिसमें वो कई बार साबितो से हार जाता है। फिर 6 महीने के बाद तांजीरो साबितो को एक आखिरी बैटल के लिए बुलाता है और इस बार साबितो अपनी असली तलवार लेकर आया था। तांजीरो उससे कहता है कि आज के दिन मैं जीतूंगा।
फिर तानजीरो लंबी सांस लेता है और दोनों एक दूसरे की तरफ हमला करते हैं। लेकिन इस बार तानजीरो अपनी तलवार से पहले साबितो पर अटैक करता है। इस हमले से साबितो का मास्क दो हिस्सों में टूट जाता है। तानजीरो पहली बार साबितो का चेहरा देखता है, जो कि स्माइल कर रहा था। फिर मकोमो उससे कहती है कि तुमने जो किया उसको भूलना मत और उसे भी हरा देना। और पलक झपकते ही साबितो और मकोमो वहां से गायब हो चुके थे। तानजीरो देखता है कि उसने अपनी तलवार से साबितो के मांस को नहीं बल्कि उस बड़े से पत्थर को काट दिया। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों से शेयर करिए और साथ ही कमेंट करके बताइए कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। अगले वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए।